Starting in the name of Allah, the most gracious, the most merciful। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अगेंस्ट द एक्शन स्पेक्ट्रम। यानी कल के लेक्चर में हमने जो फोटोसिंथेसिस पढ़ा था और उसके लिए जो रॉ मटेरियल पढ़े थे, लाइट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो लाइट और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को हमने कल पढ़ा था। तो लाइट से रिलेटेड दो टर्म रहते थे, द वन इज़ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड द अदर वन इज़ एक्शन स्पेक्ट्रम। अब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आप समझ ले। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है? इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय पिगमेंट्स फ्रॉम द विजिबल स्पेक्ट्रम। चूँकि जो क्लोरोफिल है या जो कैरोटीनाइड है वो आपके पास एब्जॉर्ब करता है विजिबल लाइट को, और जितना अमाउंट वो एब्जॉर्ब करेगा उसी का नाम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा। मतलब जो विजिबल लाइट हमने पढ़ा था वो था राउंड अबाउट 380 से 760 नैनोमीटर तक। तो सारा तो वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, लेकिन कुछ स्पेक्ट्रम जो है या कुछ वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा और कुछ वेवलेंथ या एब्जॉर्ब नहीं करेगा या कम एब्जॉर्ब करेगा। तो क्लोरोफिल कौन सा एब्जॉर्ब करेगा? हमारे पास वायलेट ब्लू को और रेड पार्ट को। यानी जो 390 से 460 नैनोमीटर तक जितना एरिया है इस स्ट्रिप के ऊपर, 390 से कितने तक? 390 टू 460 तक ये वायलेट ब्लू होगी आपके पास। और जो रेड पार्ट, एंड में जो रेड पार्ट है ये वाला जो कि 700 नैनोमीटर के आसपास है, ये वाला ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा 630 टू 700 तक। ये क्लोरोफिल की बात हो गई। अब ये क्लोरोफिल के चूँकि दो टाइप से, क्लोरोफिल ए है और दूसरा क्लोरोफिल बी है। तो इसके लिए कुछ पीक्स भी है, कुछ वेवलेंथ ए से है जिस पे क्लोरोफिल सबसे ज़्यादा जो जिस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है वो 430 है क्लोरोफिल ए के लिए, और 660 है। आप किसी फ़ोन नंबर से याद कर ले, 430 660 ये क्लोरोफिल ए के लिए है, और 450 640 ये क्लोरोफिल बी के लिए है। इस पे क्लोरोफिल हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन करेगा इसी वेवलेंथ के ऊपर। ये तो ग्रीन और ब्लू की बात, ब्लू और रेड की बात हो गई। ग्रीन तो ये रिफ्लेक्ट करेगा, क्लोरोफिल ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता, वो रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए क्लोरोफिल आपको ग्रीन दिखाई दे रहा होता है। कैरोटीनाइड के लिए जो स्पेक्ट्रम है वो 500 से 600 नैनोमीटर तक है, यही एब्जॉर्ब करेगा कैरोटीनाइड। इसकी मेजरमेंट हम कैसे करेंगे कि कौन से वेवलेंथ को ज़्यादा एब्जॉर्ब किया, कौन से को कम किया? तो उसके लिए आसान मेथड हमने पढ़ा था, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इसके लिए जो डिवाइस है उसके अंदर हम क्लोरोफिल के एक्सट्रैक्ट को डालेंगे और डिफरेंट वेवलेंथ को चेक करेंगे। तो जिसको ज़्यादा एब्जॉर्ब किया तो हमें पता चलेगा कि क्लोरोफिल ए कौन सा एब्जॉर्ब करता है और क्लोरोफिल बी। यानी ये जो डेटा हमारे पास आया है कि ये पीक एब्जॉर्प्शन 430 पे करेगा, ये कहाँ से आया? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर हमने क्लोरोफिल के एक्सट्रैक्ट का सोल्यूशन डाल के डिफरेंट वेवलेंथ चेक किए, तो ये आंसर आया हमारे पास। ये तो हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सेम इसी तरह है एक्शन स्पेक्ट्रम। अब एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है? इट इज़ a measure of the effectiveness of the different wavelength light to drive photosynthesis। अब फोटोसिंथेसिस को चलाने के लिए जो इफ़ेक्टिव लाइट है वो ये भी नहीं है, ये सारा नहीं है। इसमें जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा वो एक्शन स्पेक्ट्रम होगा। हम उसको कैसे मेजर करेंगे? जिस पे फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा हो रही होगी वही एक्शन स्पेक्ट्रम होगा। तो हम इसको मेजर फोटोसिंथेसिस से करेंगे, उसका रेट देखेंगे। और आसान तरीका रेट देखने के लिए है कि फोटोसिंथेसिस में चूँकि बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन है, हम ऑक्सीजन को मेजर करेंगे कि कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ, उसी से हमें अंदाज़ा होगा कि एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है। तो स्पेक्ट्रम के ऊपर कौन सा ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, हमने कल भी पढ़ा था कि मोस्ट इफ़ेक्टिव जो है वो ब्लू और रेड है।
यानी एक्शन स्पेक्ट्रम में जो मोस्ट इफेक्टिव वेवलेंथ है वो या तो ब्लू है या रेड है, और लीस्ट इफेक्टिव जो है वो ग्रीन है। ग्रीन लाइट के ऊपर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, नहीं होता तो वो लीस्ट इफेक्टिव हो गया, सबसे कम इफेक्टिव है, और जो ज़्यादा इफेक्टिव है वो ब्लू और रेड है। अच्छा, ये तो ऑल अबाउट लाइट हो गया। अब हमने रॉ मटेरियल में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की भी बात की थी। तो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में उसकी रोल क्या है, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। जो हमें कार्बोहाइड्रेट बन के जो प्रोडक्ट निकलता है वो उसके अंदर कार्बन होगा, और कार्बन कहाँ से आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड से। द कार्बन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड इन द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोवाइड द बैकबोन फॉर द हाइड्रोकार्बन, या जो ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है उसके अंदर जो कार्बन है, मेन चीज़ तो उसके अंदर कार्बन है, और वही कार्बन फोटोसिंथेसिस से आ जाता है। आगे हम अभी पढ़ भी लेंगे कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड हम फिक्स करते हैं केल्विन साइकिल के अंदर, और उससे कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। तो अगर कोई पूछे या पेपर में आए रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये वाइटल रोल है इसका। विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस जो है वो हम कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि जो कार्बन चाहिए एंड प्रोडक्ट में वो कार्बन डाइऑक्साइड से हम लेंगे। एमसीक्यूज़ के लिए आपने याद रखना है कि जो लैंड प्लांट है वो एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वही एब्जॉर्ब करेगा, और कितना है वो 0.03%। वाइल जो एक्वेटिक प्लांट है वो डिजॉल्व फॉर्म में जो कार्बन डाइऑक्साइड है इन द फॉर्म ऑफ CO3 एंड बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जो आयन है उसी को एब्जॉर्ब करके उससे कार्बन हासिल करता है। सेम इसी तरह रॉ मटेरियल में वाटर तक ये रोल ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस क्या है, अगेन ये वाइटल है, इसके बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं चल सकता। इसके बारे में कुछ हाइपोथेसिस है कि वाटर क्यों ज़रूरी है। तो सबसे नील हाइपोथेसिस सबसे पहले 1930 में एक साइंटिस्ट ने पेश किया था। उसके मुताबिक जो फोटोसिंथेसिस में हम पढ़ते हैं कि प्रोडक्ट ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, वो वाटर से। जो हमारे पास ऑक्सीजन आता है एक्चुअली ये H2O के अंदर जो O है वही ऑक्सीजन आपके पास आ रहा होता है। अब क्वेश्चन ये भी पैदा होता है कि चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी ऑक्सीजन है, लेकिन जो हमें मिल रहा है वो वाटर से मिल रहा है, और ये कुछ एक्सपेरिमेंट से इन लोगों ने साबित भी किया है। इसके दिमाग में ये आइडिया क्यों आया, नेल के आइडिया क्यों आया, आइडिया केम फ्रॉम ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया which use hydrogen sulfide instead of water and release sulfur instead of oxygen। क्योंकि एक बैक्टीरिया है वो हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करता है वाटर की जगह, और इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो सल्फ़र है, क्योंकि हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फ़र होता है तो एंड प्रोडक्ट सल्फ़र है। तो इससे इसको आइडिया आया कि जो प्लांट H2O को यूज़ करता है H2S की जगह, तो वहाँ पे ऑक्सीजन जो निकलेगा वो वाटर से होगा। इसकी आइडिया रॉबिन हिल्स ने 1937 में भी सपोर्ट किया कुछ एक्सपेरिमेंट करके, और इसने ये बताया कि ये सही बात है कि जो वाटर का जो ऑक्सीजन है वही निकल के हमें एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की शक्ल में मिल रहा है। लेकिन जो कंफर्म एक्सपेरिमेंट किया है वो सैमुअल रॉबिन नामी साइंटिस्ट ने 1941 में किया, और उसने कंफर्म किया कि जो ऑक्सीजन कम आउट होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान वो क्या है, वो वाटर से है। इसने एक्सपेरिमेंट किस तरह किया था, इसने आइसोटोप्स को यूज़ किया था, ऑक्सीजन का जो आइसोटोप्स है। अगर तो इसने नॉर्मल वाटर जब यूज़ किया तो इसके पास जो ऑक्सीजन आया वो नॉर्मल था, और नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में इसने आइसोटोप को यूज़ किया हीवी वाटर, इसमें O18 होता है, तो जो ऑक्सीजन निकल आया वो आइसोटोप्स था O18 वाला। तो इसने साबित कर दिया कि जो वाटर है वो हमें ऑक्सीजन दे देता है। अब आगे मैकेनिज़्म पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के फोटोसिंथेसिस किस तरह कैरी आउट होता है, हमने उसके बारे में बातें की। लेकिन जो सेल के अंदर प्रॉपर उसका मैकेनिज़्म है वो 2 टाइप्स के है, लाइट रिएक्शन है और डार्क रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन जो है इसके लिए लाइट रिक्वायर्ड है, ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, इसीलिए इसका नाम लाइट रिएक्शन है। वाइल डार्क रिएक्शन जो है वो लाइट इंडिपेंडेंट है, उसके लिए लाइट की ज़रूरत नहीं है, वो डार्क में भी हो जाता है और लाइट में भी, मतलब उसको लाइट पे वो डिपेंड नहीं है, इसीलिए उसका नाम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। आल्सो लाइट रिएक्शन इज़ नोन एज हेल्स रिएक्शन।
और इस रिएक्शन लाइट रिएक्शन के अंदर दो प्रोसेसेस होते हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो जाता है और सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड NADPH2 जो कि एनर्जेटिक एनर्जी रिच प्रोडक्ट है, कंपाउंड है, वो हमारे पास आ जाते हैं। अब हम इसको देखते हैं कि ये होता किस तरह है। तो जो लाइट रिएक्शन है वो टू टाइप्स के हैं, इधर ये नॉन साइक्लिक है और साइक्लिक है। नॉन साइक्लिक को नॉन साइक्लिक हम इसलिए बोलेंगे कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जहाँ से स्टार्ट होगा वो वापस नहीं आएगा, इसलिए हम बोलते हैं कि ये नॉन साइक्लिक है। अब हम ये स्टार्ट कहाँ से होगा नॉन साइक्लिक, ये फोटो सिस्टम 2 से। फोटो सिस्टम 2, दो फोटो सिस्टम होते हैं सेल के अंदर, एक होता है फोटो सिस्टम 2 और एक होता है फोटो सिस्टम 1। इसको इसलिए ये दो नाम देते हैं कि फोटो सिस्टम 1 पहले डिस्कवर हुआ था इसलिए उसको फोटो सिस्टम 1 का नाम दिया और फोटो सिस्टम 2 बाद में डिस्कवर हो गया था। फोटो सिस्टम 1 के लिए जो लाइट चाहिए वो 700 नैनोमीटर है, यानी इसके लिए जो एक्शन स्पेक्ट्रम है वो 700 नैनोमीटर है, वाइल फोटो सिस्टम 2 जो लाइट एब्जॉर्ब करता है वो 680 नैनोमीटर है। अब लेट से फोटो सिस्टम 2 पे जब लाइट ये जो जैसे फ़र्ज़ करें ये क्या है, सन है, तो सन से जो लाइट अगर निकलती है और वो फोटो सिस्टम 1 के ऊपर फॉल करती है तो फोटो सिस्टम 1 का जो एंटीना कम्प्लेक्स है, जो एक्सेसरी बॉडीज़ है जैसे कैरोटीन हो गया, कैरोटिनाइड हो गया, वो इस लाइट को एब्जॉर्ब करता है और आगे क्लोरोफिल ए जो कि मेन क्लोरोफिल है फोटोसिंथेसिस का, उसको पास आउट करता है। तो क्लोरोफिल ए के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके दो इलेक्ट्रॉन एक्टिवेट होके ऊपर के हायर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाके प्राइमरी एक्सेप्टर में एक्सेप्टर तक पहुंच जाते हैं। यहाँ से जो फोटो सिस्टम 2 है यहाँ से निकल के प्राइमरी एक्सेप्टर तक आ जाते हैं। तो कुछ क्योंकि इसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन निकले और प्राइमरी एक्सेप्टर में आ गए। अब ये एनर्जी जब रिलीज़ करेगा तो ये वापस डाउन आएगा। तो जब ये एनर्जी रिलीज़ करेगा तो पहले प्लास्टोक्विनोन आएगा, उसी के अंदर आ जाएगा, फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स है वहाँ तक आ जाएगा और फिर प्लास्टोसाइनिन है और एंड में फोटो सिस्टम 1 तक पहुँचेगा। यानी ये रिवर्स फोटो सिस्टम 2 में ये इलेक्ट्रॉन नहीं आया, यहाँ से निकला और फोटो सिस्टम 2 चला गया, इसीलिए इस साइकिल का नाम नॉन साइक्लिक है। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि इससे एटीपी जो है साइटोक्रोम वाले प्लेस पे एटीपी रिलीज़ हो गई और यही एटीपी हमने पढ़ा था कि इसमें सिंथेसिस ऑफ एटीपी हो सकती है, तो ये इसका जो एटीपी है वो जनरेट हो गया। अच्छा, सेम टाइम पे सूरज से कुछ रेज जो जिसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, इंटेंसिटी 700 नैनोमीटर, वो फोटो सिस्टम 1 को हिट करेगी। तो फोटो सिस्टम 1 से क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन उससे भी निकलेगा। तो जो दो इलेक्ट्रॉन निकला, जो स्पेस बन गया, वहाँ पे कौन से इलेक्ट्रॉन आके फिट हो गए? फोटो सिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन निकले थे। और फोटो सिस्टम 1 के अपने इलेक्ट्रॉन प्राइमरी एक्सेप्टर में चले गए पहले, उसके बाद फिर कहाँ पे चले गए? फेरिडॉक्सिन में कंपाउंड है और फिर इसी दो इलेक्ट्रॉन ने जो सेल में ऑलरेडी पड़े हुए NADP है उसको कन्वर्ट किया NADPH2 में, NADP को कन्वर्ट किया NADPH2 में। तो जो दो इलेक्ट्रॉन थे यहाँ के वो तो फोटो सिस्टम 2 से मिले और यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ NADP के कन्वर्जन में काम आए। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था, दो इलेक्ट्रॉन थे फोटो सिस्टम 1 से जो निकले फोटो सिस्टम 2 से, वो कहाँ से आएंगे? तो हमने इसमें पढ़ा था कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा यहाँ पे। तो वाटर क्या होगा? सेम टाइम कुछ रेज जो है सन का वो H2O के ऊपर पड़ेगा और H2O को स्प्लिट करेगा हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में और इलेक्ट्रॉन में। तो जो दो इलेक्ट्रॉन निकले वाटर से वो कहाँ पे आ जाएंगे? यहाँ से जो शुरू के दो इलेक्ट्रॉन निकले थे फोटो सिस्टम 2, वो गैप ये फिल करेगा और जो हाइड्रोजन है वो NADP को जो NADPH2 में कन्वर्ट करेगा। तो वो दो हाइड्रोजन यहाँ पे यूज़ होंगे, इलेक्ट्रॉन वहाँ से जो आए थे NADP और हाइड्रोजन आपके लिए क्या बनाएगा? NADPH2 जो कि एनर्जी रिच कंपाउंड है। और साथ में इसके साथ जो ऑक्सीजन जो रिलीज़ होगा वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि
फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन जो है वो प्लांट रिलीज़ करता है, तो ये वो ऑक्सीजन है। और ये कहाँ से आया? पानी से। जो वाटर थे अंदर सेल या लीफ के अंदर, उसी के फोटोलिसिस से आपके पास ऑक्सीजन, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, वो निकल आया। अच्छा, दूसरा इसका टाइप है साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। तो साइक्लिक सेम इसी तरह है, लेकिन उसमें जो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 से जब निकलेगा तो फोटो सिस्टम 1 में वापस फॉल करेगा, उसमें फोटो सिस्टम 2 को नहीं छेड़ा जाएगा, क्योंकि ये कुछ कंडीशन में होती है। जैसे अगर किसी वजह से नॉन साइक्लिक ब्लॉक हो, या अगर लाइट की इंटेंसिटी कम हो, मौसम ख़राब हो, तो फिर साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आपको एटीपी देगा। उसमें क्या होगा, जो सनलाइट है वो कहाँ पे टच होगा? सनलाइट, ये फोटो सिस्टम 2 है, फोटो सिस्टम 1 है। फोटो सिस्टम 1 को टच करेगा 700 वाले को, और इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल के पहले प्राइमरी एक्सेप्टर में आएगा, फिर फेरिडॉक्सिन में, फिर फ्लास्टोक्विनिन में, फिर साइटोक्रोम में, पीसी में जो प्लास्टोसाइनिन है, और एट द एंड सेम उसी जो PS1 है उसी में फॉल करेगा। तो जहाँ से निकला था वापस उसी जगह पे आया, इसीलिए इसका नाम साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है। और ये हमें क्या देगा? यहाँ पे साइटोक्रोम पी क्योंकि इन बिटवीन एटीपी रिलीज़ करके देगा, एक एटीपी। इसमें NADH2 नहीं बनेगा, इसमें फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होगा जैसे इसमें हुआ था, इसमें सिर्फ एक एटीपी बन जाता है। मतलब नॉन साइक्लिक ये वाला हो गया, इसको जेड स्कीम भी बोलते हैं, ये जेड की तरह है, इंग्लिश के जेड, तो ये जेड स्कीम भी है। और जो साइक्लिक है ये वापस उसी में आएगा। आप यहाँ भी इसको ड्रा कर सकते हैं कि फोटो सिस्टम 1 से निकला प्राइमरी एक्सेप्टर में, यहाँ से फिर पेरिडॉक्सिन में, और फिर प्लास्टोक्विनिन, और वापस उसी में चला गया। तो ये एक साइकिल है इसका, इसीलिए इसका नाम साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है। ये तो हो गया लाइट रिएक्शन। अब डार्क रिएक्शन जो है वो इसके अंदर जो चीज़ें बनी थी एटीपी और NADPH2 वो यूज़ करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके आपके पास ग्लूकोज जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बन जाएगा डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल में। तो डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल में प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? ग्लूकोज। कैसे? बहुत सिंपल है, इसको थोड़ा सा समझ ले। इसमें क्या होता है, सेल में पहले से RUBP राइबोलोज बायोफॉस्फेट नामी प्रोडक्ट सेल में पहले से होता है, वो 5 कार्बन कंपाउंड है। उसके साथ एटमॉस्फेयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हुआ है वो शामिल करेगा ये सेल। अंदर कुछ एंजाइम हैं जैसे रोबेस्को है, वो RUBP के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को इनकॉर्पोरेट करेगा और एक अनस्टेबल कंपाउंड बनाएगा। ये 5 कार्बन है, तो एक कार्बन जब कार्बन डाइऑक्साइड का इसके साथ शामिल हो गया तो ये 6 कार्बन का बन गया। ये एक साइकिल में एक कार्बन डाइऑक्साइड इनकॉर्पोरेट होता है, लेकिन चूंकि हमें ग्लूकोज के लिए ये साइकिल 3 दफ़ा हो जाता है तो हम एक साथ में 3 कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं ताकि एक साइकिल में हम इसको शो कर सके। तो RUBP को अनस्टेबल कंपाउंड, 3 अनस्टेबल कंपाउंड बन गए और हर एक कंपाउंड के अंदर अब कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। अब ये अनस्टेबल है तो थोड़े टाइम के लिए होता है, ये फिर कन्वर्ट हो गए PGA में कन्वर्ट होता है। तो इससे 3 अनस्टेबल कंपाउंड 6 PGA में कन्वर्ट होंगे और जो 6 कार्बन थे वो 3 कार्बन हो गए। यानी एट द एंड जितने भी कार्बन थे वो कांस्टेंट रहेंगे। 6 3 18, 6 3 18, मतलब ये 18 कार्बन है इसी कंपाउंड, तीनों कंपाउंड के अंदर। ये यहाँ 3 कंपाउंड थे, 18 कार्बन था, यहाँ पे 6 कंपाउंड हो गए 3 कार्बन वाले। अब यहाँ पे रिडक्शन होगा, जो ATP यहाँ पे बना था लाइट रिएक्शन में, वही 6 ATP इसके साथ इसको रिड्यूस करेगा PGA को PGAL में। ATP और NADPH2 वहाँ पे जो बने थे लाइट रिएक्शन वाले उस साइकिल में, वो इसके अंदर इनकॉर्पोरेट होंगे और PGA को PGAL में कन्वर्ट करेगा। अब ये कितने कंपाउंड है? 6 कंपाउंड है 3 कार्बन वाले PGAL। अब ये अलग होगा, एक इससे अलग होगा 5 PGA, क्योंकि हमें RUBP को दोबारा सिंथेसाइज करना है। और एक 5 ये हो गए, एक इससे अलग यहाँ पे आ गया PGAL। तो ये जो PGAL यहाँ पे आया ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, और 3 कार्बन कंपाउंड को हमने क्या नाम दिया था?
ट्रायोसिस, यानी एक ट्रायोज बन गया एक साइकिल में। अब दूसरी दफ़ा जब ये साइकिल हो जाएगा तो दूसरा ट्रायोज बन जाएगा, और 2 ट्रायोज इकट्ठे होके आपके पास हेक्सोज बनाएगा 6 कार्बन, और ये कंटिन्यू रिपीट होता जाएगा और ये आपके पास प्रोडक्ट बनता जाएगा ग्लूकोज। जो 5-PGA है वो मुख्तलिफ प्रोसेस करके क्या बनाएगा आपके पास RUBP वापस बनाएगा और 3 ATP यूज़ करेगा। यहाँ पे 3 ATP यूज़ हुआ, यहाँ पे 6 ATP यूज़ हुआ। ये साइकिल एक ट्रायोस के लिए 2 दफ़ा जाएगा तो 12 ATP उसके लिए यूज़ हुआ, और 3 और 3 6, तो कुल 18 ATP यूज़ हुए इसमें। जो केल्विन साइकिल है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने में इतने ATP लग गए 18, और ये सिंपल सा PGA से आपके पास RUBP बन गई। अगर आप डायरेक्ट इसको शो करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, और अगर आप ये जो 5 कंपाउंड है 3 कार्बन वाले, हर एक कंपाउंड को मैंने अलग अलग लिखा है, 1 2 3 4 5, 3 कार्बन वाले अलग अलग कंपाउंड है। पहले 2 को मिलाइए 6 कार्बन कंपाउंड बन गया, फिर दूसरा जो 3 कार्बन कंपाउंड वो मिलाइए तो 9 कार्बन कंपाउंड हो गया। अब इसको स्प्लिट करें 5 कार्बन और 4 कार्बन में, तो 5 कार्बन तो RUBP है ऑलरेडी, एक ये बन गया। जो 3 कार्बन का बचा था वो 4 के साथ मिलाइए 7 कार्बन का बनेगा। आखिर वाले 3 कार्बन वाले को 7 के साथ मिलाइए तो 10 कार्बन बनेगा। 10 को स्प्लिट करें 5 कार्बन तो आपके पास 2 ये और RUBP बन गए। तो कुल 1 2 3 RUBP आपके जो साइकिल में थे वो रीजनरेट हो गए। तो इसमें जो RUBP है वो कंज्यूम नहीं होते, वो रीजनरेट होता है और आपके पास एक प्रोडक्ट ग्लूकोज की शक्ल में दे देता है। तो जो हमने ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है, तो आपने देख लिया कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे यूज़ हुआ केल्विन साइकिल के अंदर। आपने पढ़ा था वहाँ पे कि ऑक्सीजन रिलीज़ होता है, तो यहाँ पे नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के अंदर या जो लाइट रिएक्शन है उसके अंदर वो भी रिलीज़ हो गया। आपने ये पढ़ा था कि ये ऑक्सीजन वाटर से आता है, वो भी आपने प्रैक्टिकली देखा। आपने पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन है वही आपके पास ग्लूकोज बनाता है, और ग्लूकोज के अंदर जो कार्बन है, जो मेन बैकबोन है, वो कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। तो वो भी आपने प्रैक्टिकली देख लिया कि किस तरह ये आता है। आप इसको पढ़ ले, इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर में हम रिस्पायरेशन पढ़ लेंगे। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।